हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। सेक्शन नंबर 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये बोलता है कि जो भी अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यानी कि जो भी रिपील नहीं हुए हैं, जो भी फोर्स में है, उनको हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट के साथ हारमोनियसली पढ़ेंगे। वी विल रीड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड एक्ट हारमोनियसली। ओके, इसका ये मतलब है कि अगर कहीं कहीं जगह पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट है, वो कुछ नहीं बोलता है कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में, अगर तो वहां पे अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उस चीज के लिए कोई प्रोविजन गिवन है तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उस प्रोविजन को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 3 का एसेंस है। अब हम आते हैं इसके चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी हो सकता है और एग्रीमेंट ऑफ सेल भी हो सकता है। यानी कि एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि सपोज जस्ट अ सेकेंड, अब सपोज क्या होता है कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ए बी को 100 केजीज ऑफ टोमेटोज बी को देगा ऑन 22 जुलाई 2024। ओके, यानी कि 1.5 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद जो है वो बी को 100 केजीज ऑफ टोमेटोज देगा। अब ये एग्रीमेंट टू सेल है, बिकॉज ना ही अभी टोमेटो की उपज हुई है, टोमेटोज अभी हार्वेस्ट ही नहीं हुए हैं, ना उसकी अभी सीड्स उन्होंने डाले फार्मर ने, और पेमेंट पे भी नहीं हुई है। ये पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के बाद होगा, एंड दैट इज वाई ये अभी एग्रीमेंट टू सेल है। ओके, लेकिन ऐसा होता कि ए बी को बोलता कि मेरे को 100 केजीज ऑफ टोमेटो अभी के अभी चाहिए, राइट नाउ ओनली। ओके, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। ओके, बिकॉज ये अभी के अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, अभी के अभी खत्म हो जाएगा, अभी के अभी ही ए बी को ये टोमेटोज दे देगा और बी पेमेंट भी इमीडिएटली कर देगा, एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल नहीं होता, ये इमीडिएटली सब कुछ काम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज हमको इसमें याद रखनी है। इसमें एक सेकंड क्लॉज का ये बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। यानी कि यहाँ पे बी ये बोलेगा, ये भी बोल सकता है बी, कि मैं ये 100 केजीज ऑफ टोमेटोज तभी खरीदूंगा जब आप इसका पेस्टिसाइड्स का एक चेक करा लोगे कि इन टोमेटोज में कितना परसेंट पेस्टिसाइड डाला गया है, कितना परसेंट फर्टिलाइजर्स डाले हुए हैं। जब ये चीज की रिपोर्ट मेरे को मिल जाएगी, अगर ये रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी होगी, तभी मैं ये टोमेटोज खरीदूंगा। लेकिन अगर रिपोर्ट में ऐसा आ गया कि पेस्टिसाइड्स में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स डाले गए हैं, उस केस में मैं ये टोमेटोज को नहीं लूंगा। बी ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। अगर पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम होगी तभी ये कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूट करा पाएंगे। ओके, लेकिन एब्सोल्यूट, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट का क्या एग्जांपल होगा जहां पे पेस्टिसाइड्स वगैरह की कोई कंडीशन है ही नहीं, सीधा 100 किलो टोमेटोज खरीदने के बाद हुई है, नो कंडीशंस, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थर्ड क्लॉज में कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है और एक एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। अब हम आते हैं इसके क्लॉज नंबर 4 के ऊपर। क्लॉज नंबर 4 एक सिंपल सी बात बोलता है
कि जो डेट हमें लिखी थी, आई गेस 22 जुलाई 2024 को हमने बोला था कि इस दिन को टोमेटोज आप दोगे 100 केजीज बी को, तो वो एग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ था एक। अब ये एग्रीमेंट टू सेल जो है ये प्रॉपर सेल में तब बदलेगा जब 22 जुलाई 2024 को ए की जो टोमेटोज हैं वो ऑलरेडी हार्वेस्ट होने तैयार होंगे और बी के पास पैसे होंगे उन टोमेटोज को खरीदने के लिए, तो फिर एग्रीमेंट टू सेल जो है सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 5 के ऊपर। सेक्शन नंबर 5 में एक चीज लिखी हुई है, ये चीज तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ज्यादा कार्डिनल प्रिंसिपल है कि ऑफर पहले आएगा और उसकी एक्सेप्टेंस होगी, ये तो हमें पता ही है। सपोज ए बी को ऑफर देगा कि आप मेरे 100 किलो टोमेटोज खरीदोगे या फिर नहीं खरीदोगे, बी ने बोले हाँ मैं खरीदूंगा। ओके, यहाँ पे ए की तरफ से ऑफर आया और बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ए ने क्या बोला, प्लीज विल यू परचेज माई 100 kgs ऑफ टोमेटोज फॉर ₹1 लाख। बी ने बोला येस आई विल परचेज फॉर 1 लाख। तो ये ऑफर भी आ गई, एक्सेप्टेंस भी आ गई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है। ओके, लेकिन इसमें एक और चीज बोली गई है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स भी हो सकती है और डिलीवरी की जो डेट है वो फ्यूचर डेट की भी हो सकती है। एंड सेव विद पेमेंट भी इमीडिएटली भी हो सकती है या इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है। यानी कि ए बी को बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो आज हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा आज हो गया है, लेकिन डिलीवरी में 2 दिन के बाद करूंगा। ओके, टोमेटोज रेडी हैं, सब कुछ रेडी है उस दिन को, लेकिन बोलता है कि मेरे को एक ट्रक मंगवाना है, उस ट्रक को 2 दिन लग जाएंगे आने में, 2 दिन के बाद मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा। तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ओके, बिकॉज डिलीवरी अभी भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। सेम विद पेमेंट, यहाँ पे बी ये भी बोल सकता है कि आपको मैं 50,000 रुपये आज दे देता हूँ और 50,000 रुपये मैं आपको डिलीवरी के टाइम दे दूंगा। ओके, तो जो पार्ट पेमेंट है ये भी अलाउड है, दिस इज ऑल्सो अलाउड, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का सेल एक वैलिड सेल होगी। ओके, और ये अमाउंट हम इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। बी ये भी बोल सकता है कि 25 आज, 25 एक महीने बाद, 25 उसके एक महीने बाद एंड 25 उसके नेक्स्ट मंथ में। तो ये 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स, 3-4 महीने की इंस्टॉलमेंट्स भी मानी जा सकती है। अब सेकंड क्लॉज का ये बोलता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल बाय जेस्चर्स भी हो सकता है। सपोज ए जाता है बी के पास और बी को बोलते हैं कि क्या आप मेरी गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी लेके जाता है वो और सीधा बस ऐसी ओरली बोलता है बी को कि क्या आप मेरी कार खरीद पाओगे। बी बोलता है कि ठीक है, आई विल परचेज योर कार। ओके, यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। बी अपनी गाड़ी लेके गया, पैसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन। हमको एक चीज दिमाग में याद रखनी है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और बाय जेस्चर भी हो सकता है। बाय जेस्चर क्या होगा, ए जाएगा बी के पास, अपनी गाड़ी लेके खड़ी कर देगा, बी अंदर से पैसे लेके आएगा और ए को दे देगा, ए पैसे लेके चले जाएगा और गाड़ी की चाबी बी को दे देगा। बस यहाँ पे कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुए हैं, जेस्चर्स के थ्रू ही काम इजीली हो गया। दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 6 के ऊपर। सेक्शन 6 एक सिंपल सी बात बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो प्रेजेंट आइटम्स का भी हो सकता है और फ्यूचर गुड्स का भी, फ्यूचर आइटम्स का भी हो सकता है। यानी कि सपोज ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपको 100 kgs ऑफ एप्पल्स का कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने बी के साथ, 100 kgs ऑफ एप्पल्स, और इसकी हार्वेस्ट हो चुकी है, एप्पल्स गोडाउन में मौजूद हैं। यहाँ पे इमीडिएटली ए ने बी को 100 किलो ऑफ एप्पल दिए और बी ने इसकी पेमेंट उसी टाइम कर दी। अब यहाँ पे जो आइटम्स हैं
वो प्रेजेंट आइटम्स हैं, वो प्रेजेंट में मौजूद हैं। लेकिन अगर वही वाला सेम एग्जांपल जहाँ पे ए ने बी को बोला है कि 1 साल के बाद जो भी मेरी हार्वेस्ट होगी वो आप मुझसे खरीद लेना, बी ने बोला ठीक है, और दाम भी उसी टाइम फिक्स कर लिया इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे जो सेल हो रही है वो फ्यूचर आइटम्स की हो रही है, उन आइटम्स की हो रही है जो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ओके, यहाँ पे अगर फ्यूचर आइटम्स की सेल हो रही है तो हम उसको बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। ओके, अबे 2023 में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिलीवरी 2024 में होगी, तो 2023 में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल। ओके, तो हमको बस ये एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है तो गुड्स उसी टाइम मौजूद होने चाहिए, लेकिन आपको अगर एग्रीमेंट टू सेल करना है तो जो गुड्स हैं वो फ्यूचर डेट में भी एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी दिन गुड्स भी एग्जिस्टेंस में हो। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 7 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि जिस दिन अगर गुड्स जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस दिन वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। यानी कि ए ने अगर बी को बोला है कि मैं आपको अपनी कार जो है वो सेल करता हूं, बी ने बोला ठीक है और एक्सेप्ट कर लिया उसने कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बोला कि 1 लाख रुपए में आपको कार बेचूंगा, बी ने बोला ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है यहाँ पे। बट जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस टाइम जो ये कार है ये ऑलरेडी जल चुकी थी, एग्जिस्टेंस में थी नहीं, और इसकी नॉलेज ना ही ए को थी ना ही बी को थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हो जाएगा वॉइड, इसको आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते हो। ओके, बिकॉज कार ही जली हुई है, कार ही जो है वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 7 बोलता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 8 के ऊपर। इसका सेक्शन 8 क्या बोलता है, इसका हम एग्जांपल समझते हैं। सपोज ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं 100 kgs ऑफ एप्पल्स आपको 22 जुलाई 2024 को बेचूंगा। ओके, अभी जो एप्पल्स हैं वो पके भी नहीं है, वो भी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, बट स्टिल उन्होंने एक एग्रीमेंट टू सेल कर लिया। हमको पता है जो फ्यूचर गुड्स होते हैं उनका हमेशा एग्रीमेंट टू सेल ही हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उनका नहीं हो सकता। ओके, अब यहाँ पे सपोज 22 जून 2024, अभी डेट आई नहीं है बट स्टिल एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं। और 22 जून 2024 को क्या होता है कि बहुत तेज फ्लड आ जाता है, काफी फ्लड आ जाता है, और जितने भी ट्रीज वगैरह हैं वो खराब हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, दे फॉल ऑफ, द ट्रीज फॉल ऑफ। ओके, यहाँ पे अब ये जो एप्पल्स का कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज एप्पल्स ही अभी तक पिक्चर में आई नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ना ही ए की गलती है ना ही बी की गलती है, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ओके, बिकॉज तय जो टाइम था उससे पहले ही गुड्स जो है वो खराब हो चुके हैं, हमारे एप्पल्स खराब हो चुके हैं 1 महीने पहले ही। दैट इज वाई दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हमको एक चीज कीवर्ड, इसको हम पढ़ ही लेते हैं एक बार, देन वी विल डिस्कस। वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स and subsequently the goods without any fault on the part of the seller or buyer perish or become so damaged as no longer to answer their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is avoided। यानी कि जो हमारे एप्पल्स हैं ये बायर के पास पहुंचने से पहले ही खराब हो गए थे, एंड दैट इज वाई हमारे जो ये कॉन्ट्रैक्ट था ये अब अवॉइड करा जा सकता है, दिस इज वॉइड। और अब इसकी
जो इन्फोर्समेंट है वो नहीं हो सकती है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 9 के ऊपर, जो कि बात करते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के बारे में। सेक्शन नंबर 9 इसका क्या बोलता है कि सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किस चीज का, 100 टॉयज खरीदने का। 100 टॉयज खरीदने का ए ने बी को बोला है कि मैं आपको अपने 100 टॉयज बेचूंगा 1000 रुपए में। बी ने बोला है ठीक है, इट्स फाइन। तो यहाँ पे जो प्राइस है इन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया, आपस में डिसाइड कर लिया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर ए और बी का काफी अच्छा रिलेशनशिप था और ये टॉयज खरीदने की बात जब जब कॉन्ट्रैक्ट करते थे उस टाइम पैसे की बात नहीं करते थे, वो यही बोलते थे कि पैसे जो है बाद में फिक्स कर लेंगे, आप अभी 100 टॉयज मेरे को लाके दे दो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, 1000 रुपए की बात नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ए ने सिर्फ बी को ये बोला कि मैं आपको 100 टॉयज अपने बेच दूंगा, पैसे की बात नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज यहाँ पे सपोज जब इसकी डिलीवरी हो रही होगी टॉयज की, उस टाइम ए और बी केपेबल है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। उसी टाइम बी ए जो है वो बोलेगा कि हाँ इसके सपोज 1000 रुपए हो गए हैं, तो जिस टाइम डिलीवरी हो रही होगी उसी टाइम ये अमाउंट वो असर्टन कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इसका हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्लॉज 1, द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयरबाय एग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। तो आप फिक्स भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्राइस है, और डीलिंग्स के दौरान बाद में भी इस प्राइस को फिक्स किया जा सकता है। अब हम आते हैं सेकंड क्लॉज में, वेयर द प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड in accordance with the foregoing provisions, the buyer shall pay seller a reasonable price. What is reasonable price is a question of fact depending upon the circumstances. यानी कि यहाँ पे ए ने बी को बस ये बोला कि आप मेरे 100 टॉयज खरीद लो, बी ने बोला ठीक है, प्राइस कोई फिक्स नहीं हुआ है यहाँ पे। अब इन टॉयज की वैल्यू है जो मार्केट वैल्यू वो 1000 रुपए की है। जब इसकी डिलीवरी हो टॉयज की जब डिलीवरी हो रही होती है तो बी बोलता है कि मैं आपको उसके सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए दूंगा। तो क्या ये रीजनेबल अमाउंट है? ये रीजनेबल अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज 1000 रुपए के आइटम्स आप 50 रुपए में कैसे खरीद सकते हो, एंड दैट इज वाई दिस कैन नॉट बी डन। जो रीजनेबल प्राइस है वो मार्केट प्राइस को देखते हुए डिसाइड होगा। तो यहाँ पे रीजनेबल प्राइस 1000 हो सकता है, 900 हो सकता है, बट बहुत ही ज्यादा कम नहीं हो सकता है। इट शुड बी रीजनेबल। ओके, तो दिस इज व्हाट इज रिटन इन क्लॉज नंबर 2। एक और चीज हमको इसमें याद रखनी है कि अगर जो रीजनेबल प्राइस है ये पार्टीज आपस में डिसाइड नहीं कर पा रही है तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, और कोर्ट बताएगी कि इस ट्रांजैक्शन के लिए, इन 100 टॉयज के लिए रीजनेबल प्राइस क्या होगा। ओके, अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 10 के ऊपर। ये भी एक सिंपल सी बात बोलते हैं, इसका हम एग्जांपल समझते हैं। सपोज ए ने बोला है बी को कि आप मेरी पेंटिंग खरीद लो और इसके लिए आप मेरे को उतने ही पैसे देना जितना सी बोलेगा। सी एक काफी ज्यादा नोन इवेल्युएटर है, ये पेंटिंग्स को देखता है और उसका जो वैल्यू है उसको तय करता है। तो एक बहुत ट्रांसपेरेंट सा कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे कि ए ने बी को बोला यू परचेज माई पेंटिंग, और प्राइस जो भी सी बोलेगा वो आप मान लेना। बी बोलता है ठीक है, बी एग्रीज टू दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर सी इस पेंटिंग की इवैल्यूएशन कर पाएगा, उस केस में जो भी प्राइस सी बोलेगा उसी प्राइस पे बी को पेंटिंग खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर सपोज सी बहुत ज्यादा आगे जाके बीमार हो जाता है और वो पेंटिंग को इवैल्यूएट कर ही नहीं पाता है, टाइम ही नहीं होता उसके पास जाके देखने का पेंटिंग को, तो इन दिस केस दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड और इस कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म नहीं करवा पाओगे।
ओके इसमें एक और चीज बोली गई है सेक्शन नंबर 10 में जो हमको समझनी चाहिए फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर सी को रोका जा रहा है इवैल्यूएशन करने के लिए बाय एनी पार्टी, सपोज ए ही रोक रहा है, ए को लग रहा है कि अगर सी ने इवैल्यूएशन कर ली तो वो गलत अमाउंट दे देगा शायद। सपोज पेंटिंग की वैल्यू अब बढ़ गई है और ए को लगता है कि सी को इसके बारे में पता ही नहीं है बिकॉज सी 2-3 महीने से इवैल्यूएशन कर ही नहीं रहा। ए को इस चीज के बारे में इनसाइडर न्यूज है एंड दैट इज व्हाई ए स्टॉप सी। ए सी को रोकता है कि आप इवैल्यूएशन मत करो, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये सब काम कर रही है। अब यहाँ पे ए की गलती की वजह से सी इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहा तो इसलिए ए को बी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। ए विल हैव टू पे बी कंपनसेशन बिकॉज ए की गलती की वजह से, ए के एक्शंस की वजह से सी अपना काम ढंग से नहीं कर पाया। इसका क्लॉज 2 यही बोलता है, इसको हम रीड करते हैं। वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, द पार्टी नॉट इन फॉल्ट मे मेंटेन अ सूट ऑफ डैमेजेस अगेंस्ट द पार्टी इन फॉल्ट। तो यहाँ पे बी जो है वो ए से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 11 में। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कंडीशंस एंड वारंटीज। सबसे पहले हमको इसे समझनी पड़ेगी कि कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है। ओके कंडीशन और वारंटी हम समझते हैं। कंडीशन इज दैट पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट जो कि फंडामेंटल पार्ट है जिसके बिना एग्रीमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। सपोज ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए जो बिल्डर है वो बी को एक घर बना के देगा। अब यहाँ पे ये कंडीशन इंप्लाइड है कि घर में कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि घर की फ्लोर टूटे हुए हैं, घर का जो दीवारें हैं वो खराब हो रखी हैं। ए को प्रॉपर घर बना के देना पड़ेगा बी को। एंड अगर ये चीज नहीं करता है देन इट विल बी अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर फ्लोर्स ही ढंग से नहीं बने हुए हैं तो पार्टी उसमें रह कैसे सकती है, घर में रह ही नहीं सकती वो। ओके एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ कंडीशन। इसी एग्जांपल में हम समझते हैं कि वारंटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज जो दीवार है उसको बोला था बी ने कि दीवार को आप व्हाइट कलर से पेंट करना, घर की जो दीवारें हैं उनको व्हाइट कलर से पेंट करना। लेकिन जो बिल्डर है उसने ऑफ वाइट कलर में पेंट कर दिया, यानी कि प्योर एकदम व्हाइट नहीं था, वो ऑफ वाइट था। तो यहाँ पे दिस इज नॉट अ वेरी एसेंशियल कंडीशन। यहाँ पे ये चीज नहीं है कि अगर व्हाइट की जगह ऑफ वाइट हो गया तो पार्टी वहां पे रह ही नहीं पाएगी। ये ऐसा कोई बहुत बड़ा क्लॉज नहीं है एंड दैट इज व्हाई दिस इज द ब्रीच ऑफ वारंटी। ओके तो यही कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस है। कंडीशन एक बहुत एक फंडामेंटल पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का एंड वारंटी जो होती है वो इतना ज्यादा फंडामेंटल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। ओके एंड दैट इज व्हाई इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हमारे बी हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए मना भी कर सकते हैं। अगर सही तरीके से वॉल्स नहीं बनी है, फ्लोर्स नहीं बने हैं तो बी बोल सकता है कि मेरे को ये घर चाहिए ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को ही वो एग्जीक्यूट करने से मना कर सकता है। बी बोल सकता है कि मैं आपको पैसे ही नहीं दूंगा इस चीज के लिए। ओके ये वैलिड रहेगा। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो रहा है, दीवार ढंग से पेंट नहीं हुई, गलत कलर से पेंट होगी, ब्रीच ऑफ वारंटी हो रहा है, तो फिर बी ये नहीं बोल सकता है कि मैं अब इस घर को खरीदूंगा ही नहीं। बी को घर तो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन बी कंपनसेशन मांग सकता है। बी कैन आस्क फॉर कंपनसेशन फ्रॉम ए। तो ये एक रेमेडी है हमारे ब्रीच ऑफ वारंटी में। ओके अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना कंडीशन ऑफ वारंटी का, इसको हम सेक्शन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सेक्शन नंबर 11 जो है वो बात करते हैं टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। इसको हम रीड करते हैं।
unless a different intention appears from the terms of the contract. Stipulations as to the payment are not deemed to be the essence of contract of sale. Whether any other stipulation as to the time is the essence of contract or not depends upon the terms of contract. यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि बी जो है बी विल सप्लाई ए विद 100 kgs of cotton by 30th of Feb 30th February 2023 तक जो है बी को एक को 1000 किलो ऑफ कॉटन जो है सप्लाई करना पड़ेगा. ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में. ओके अब यहाँ पे बी ने ये चीज क्लियरली बताई हुई है ए को कि अगर 30 फरवरी तक मेरे को कॉटन नहीं मिलेगा तो उस कॉटन की कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, बिकॉज मेरे को ये कॉटन आगे बेचनी है सी को. उसी दिन 30 फरवरी को ही ये कॉटन मेरे को सी को बेचनी है, एंड दैट इज बाय टाइमली डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे अगर ए जो है वो कॉटन को सप्लाई नहीं कर पाया 30th बी जो है वो कॉटन को सप्लाई नहीं कर पाया 30th जुलाई तक 30th फरवरी तक सॉरी, तो क्या होगा ए जो है ए कैन एक्चुअली रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी. यहाँ पे कंपनसेशन वगैरह नहीं, सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि मेरे को तो ये कॉटन अब लेना ही नहीं है. ओके लेकिन अगर ये जो 30th फरवरी की डे है ये लिखी ही नहीं हुई थी, सिर्फ बी ने बोला ए को कि मेरे को 100 किलो ऑफ कॉटन चाहिए, तो यहाँ पे रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर ए को डिलीवर करना पड़ेगा. रीजनेबल टाइम क्या हो सकता है, सपोज 10 days 20 days, तो इस टाइम के अंदर अंदर जो है बी को कॉटन देनी पड़ेगी. यहाँ पे टाइम इज नॉट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर सपोज 20वें दिन भी बी ने डिलीवरी कर दी ए को, तो ए जो है वो कॉटन लेने से मना नहीं कर सकता, उसको कॉटन तो लेना पड़ेगा ही. ओके तो ये एक डिफरेंस है कि टाइम अगर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हो सकता है और टाइम अगर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या हो सकता है.